नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2010 का प्रश्न है। प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है, वह लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दूसरा है, जालंधर के निराश गवर्नर अदीना बेग खान ने उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तीसरा है, वह चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट व पसूर से राजस्व का भुगतान न करने पर मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहता था। और चौथा है, वह दिल्ली की सीमा तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पुनर्लाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। ज्ञानवापी तलगरी में हरिहर की 30 साल बाद आरंभ हुई पूजा आरती। जिला अदालत के आदेश का प्रशासन ने कराया पालन, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया अनुष्ठान। आपको पता ही होगा कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का विवाद चल रहा था। कहा जा रहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और अभी जो एएसआई का सर्वेक्षण है उसी में भी कुछ इसके उल्लेख मिले हैं, तो उसी को लेकर यह विवाद चल रहा था। सर्द माहौल में शांत विपक्ष सक्रिय, सत्ता पक्ष ने किए एक दूसरे को हैरान। न टोका टाकी न शोर शराबा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सर पर दौड़ाई अंतिम बजट भाषण एक्सप्रेस। लक्षद्वीप अयोध्या के उल्लेख पर सत्ता पक्ष ने दिखाया जोश। करदाताओं के लिए वित्त मंत्री की पोटली से नहीं निकली राहत। आपको बता दें, अभी हाल ही में जो हमारा बजट सत्र चल रहा है उसका अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। और आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं, जैसे एक बजट सत्र हो गया, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। जिसे भी आप लोग जरूर याद रखिए कि कौन कौन से सत्र होते हैं। तो आपको बता दें, जो अंतिम बजट सत्र होता है ये मतलब चुनावी वर्ष लाया जाता है। अंतिम बजट सत्र जो चुनावी वर्ष में लाया जाता है, और इन आम चुनाव से पहले अंतिम बजट आता है। इसमें पूर्व घोषणाएं नहीं की जाती हैं। जो कार्य किया गया है उसके अचीवमेंट यानी उसकी उपलब्धि दिखाई जाती है। इसके बाद जब सरकार बनी जाएगी तो दूसरा यानी पूर्व बजट पेश किया जाएगा। और जो निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश की हैं, उनका यह 6वां बार बजट पेश की हैं, और ये टोटल 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं। 5 बार पूर्व बजट और एक यह अंतरिम बजट। इनका यह पहला अंतरिम बजट है, और मोदी सरकार का जो कार्यकाल है 10 वर्ष के कार्यकाल का उनका अंतिम बजट है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। और आपको पता ही होगा कि जो इस बार का बजट पेश हुआ है वो सबसे छोटा बजट था। इससे पहले मतलब इसमें कोई नई घोषणा नहीं हुई, केवल जो योजनाएं थी उन्हें वित्तीय फंड दिया गया, और पुरानी योजनाओं की उपलब्धियों को जो उपलब्धि है होती उन्हीं पर चर्चा की गई है। अगर आपसे सवाल पूछे इससे पहले अंतिम बजट किसने पेश किया था, तो आपको बता दें 2019 में पीयूष गोयल ने अंतिम बजट पेश किया था। और आप लोग को एक बात हम और बता दें, ये आज जो बजट है ये पूरे आज आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे तो पूरे में यही बजट ही देखने को मिलेगा। तो इस जो बजट टॉपिक है इसका पूरा वीडियो हम पूरा जो फुल एनालिसिस इसका हिस्ट्री क्या रही है, सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, बजट के फादर किसे कहा जाता है, और गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत में बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, इसकी सारी जानकारी हम एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप लोग को बजट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ आप लोग को बजट की जानकारी चाहिए, तो उस बजट के बारे में हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें से आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से और अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप लोग किसी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम बजट पे वीडियो बनाएं या ना बनाएं। तो आज हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि आज की क्या खास खबरें हैं। बाकी आज आपको पूरी बजट से जुड़ी खबरें मिलेंगी जो हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपाई सोरेन, आज लेंगे शपथ। राज्यपाल ने गुरुवार देर रात दिया शपथ ग्रहण करने का मंत्र। चंपाई को 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। आपको पता ही होगा कि जो झारखंड में इस समय मुख्यमंत्री को
रांची में जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उसी पे जो चर्चा चली ना, उसी नए मुख्यमंत्री बनने की, उसी की बात हो रही है। आपको पता ही होगा कि जो हेमंत सोरेन थे, उनको रांची के जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया ईडी ने। इससे पहले उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री पद से शपथ, मतलब जो मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा देकर तब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। और वो पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने पद में रहते हुए या अपना क्या कहते हैं, पद में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और झारखंड की अगर हम बात करें तो 2000 में यह बिहार से अलग हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिए। झारखंड की राजधानी रांची है। और जो चंपाई सोरेन है, जिन्हें सीएम बनाने की घोषणा हुई है, इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिए। सूर्योदय योजना से 18,000 करोड़ की होगी बचत। 2030 तक देश में कोल गैसिफिकेशन से 10 करोड़ टन गैस निकालने का लक्ष्य दिया गया है। 32 लाख नई नौकरियां निकालेंगी और 2030 तक भारत को नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 26 गुना बढ़ी और 10 वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता और बढ़ने की बात की गई है। आपको बता दें, अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने इस मदद में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए पीएम ने बढ़ाया लक्ष्य। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी जोड़ा साथ में। आपको बता दें कि लोकसभा में होने वाला है 2024 का चुनाव। उसी में जो महिलाओं की वोट देने यानी मतदान करने की जो भूमिका है वो बहुत ही कम है। भले ही 2014 में या 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुत ही महिलाएं ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन्होंने इतिहास भी रचा था, लेकिन फिर भी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। और आपको पता ही होगा कि हमारे संसद में महिलाओं को अभी केवल 12% ही छूट दी गई है, मतलब 12% सीट ही उनके लिए आरक्षित की गई है। इसलिए इसके लिए एक नया कानून भी बना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे 128वां जो बिल है उसमें पेश किया गया है। इससे भी आप लोग याद रखिए, नारी शक्ति वंदन जो है ना कानून अधिनियम, उससे भी आप लोग याद रखिए। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह सभी जो योजनाएं लाई जा रही हैं इसीलिए, ताकि महिलाएं और आगे बढ़ें, सशक्त हो, जागरूक हो। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई गई हैं। जुलाई में पेश करेंगे अमृतकाल का रोड मैप। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा। आगामी सरकार की आर्थिक नीतियों का खींचा खाका। बेस सेक्टर में सुधार और समावेशी विकास को मिलेगी प्राथमिकता। देखें, निर्मला सीतारमण को जो लाई है ना अंतिम बजट, उसी की बातें चल रही हैं। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें हैं, मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आपको बता दें, जो ये बजट शब्द है ना, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो वित्तीय राजस्व शब्द है उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में उसका उल्लेख किया गया है, उसे हम लोग बजट कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिए। और बजट जो है वो दो सब्जेक्टों में आपको देखने को मिलेगा, एक पॉलिटिकल साइंस में और एक आप लोग को इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके परीक्षक पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो आर्टिकल दिया है वो आपके परीक्षक पॉइंट व्यू से बहुत है। अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग पढ़िए और देखिए आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। झलक रहा है सरकार का आत्मविश्वास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतिम बजट आगामी आम चुनाव में जीत की प्रति मोदी सरकार को आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि अंतिम बजट प्रस्तुत होने से पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा कर दिया कि उनकी सरकार जुलाई में अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी और इस अंतिम बजट में आगामी बजट की दिशा निर्देश का बस उल्लेख भर होगा। कुल मिलाकर इस बजट में से केंद्र का आत्मविश्वास झलक रहा है।
और आपको पता ही होगा कि जो मतलब अंतिम बजट होता है उसमें कोई नई नीति मतलब योजनाएं नहीं लाई जाती हैं। इसमें जो पुरानी योजनाएं होती हैं उन्हें ही उनकी उपलब्धियों पे बात की जाती है, उनके अचीवमेंट पे बात की जाती है, और इसमें कुछ नई योजनाएं नहीं लाई, क्योंकि जब पूर्ण चुनाव होने वाला है और हम कोई नई योजना ला भी नहीं सकते। लेकिन जब पूर्ण जो दूसरी सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी, पूर्ण जब बजट पेश होगा तब उसमें नई नीति योजनाएं जारी की जाएंगी। भ्रष्टाचार का भंवर और साग का सवाल। अब आपको देख रहे हैं ना, हेमंत सोरेन जिनको रांची में जमीन घोटाले पे ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसी की लेके बात चल रही है। नमो भारत के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय अंतरिम बजट में दिल्ली में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास पर फोकस है। इसके लिए किए गए बजटीय आवंटन में यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा तथा कानून व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता झलकती है। विभिन्न विभागों के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है जिससे कि वे अपने कार्य कुशलता से सुधार कर सकें। देख रहे हैं इसमें भी केंद्रीय जो अंतिम बजट है ना उसी की बातें चल रही हैं। आपको बताया ना बजट के बारे में हम एक वीडियो पे पूरी जानकारी आप लोग को देंगे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, वो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है सेना। जनरल पांडे। थल सेना अध्यक्ष मनोज जनरल पांडे ने कहा, पुणे में बॉम्बे सैपर्स वार मेमोरियल सेनेटरी के कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले अग्निवीर को सेना में शामिल किए जाने पर किया जा रहा है विचार। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज खेला जाएगा, जिसे भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आपको परीक्षा के में से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार एडविन एच लैंड ने किए तत्काल फोटोग्राफी का प्रदर्शन। 1947 में आज ही के दिन एडविन एच लॉ ने ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एक बैठक में अपने आविष्कार फ्लोराइड लाइट कैमरा का तत्कालीन फोटोग्राफी का प्रदर्शन किया था। इसे तस्वीर निकालने यानी बनाने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। इस कैमरे की कीमत $89 थी। रूट कैनल करने का तरीका बदला, ना उपकरण टूटेंगे ना संक्रमण होगा, एक ही बार में हो पाएगा दांतों का संपूर्ण इलाज, खर्च भी 33% तक होगा कम। 8 साल शोध के बाद विकसित की तकनीकी भारत सरकार ने दी इसको मान्यता। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग जरूर साझा करें, और अगर आप लोग बजट के बारे में आप लोग की क्या राय है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें। तो आज का ये सवाल यहीं ख़त्म होती है। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन्हें हमने यहीं पढ़ा और ख़त्म किया। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, उसके थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वह लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, और मराठा कमांडर सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुई थी। और आपको बता दें, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 और दूसरा जो युद्ध था 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। ये आपके परीक्षा के बारे में से और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश में मराठा की शक्ति बढ़ी और उन्हें दक्कन के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया जो पहले मुगल द्वारा नियंत्रित थे। उन्होंने राजपूताना, मालवा और गुजरात को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। 1747 में अहमद शाह दुरानी लाहौर पर कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान में दुरानी साम्राज्य की स्थापना की। दुरानी के बेटे तैमूर शाह लाहौर के गवर्नर थे, लेकिन मराठा पेशवा बाजीराव ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और तैमूर शाह को बाहर कर दिया। इसका बदला लेने के लिए मराठा के इस उदय से अन्य शासक चिंतित थे और उन्होंने दुरानी से मराठा विस्तार को रोकने का अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप अहमद शाह दुरानी ने अन्य शासकों से समर्थन इकट्ठा किया और मराठों के साथ लड़ाई लड़ी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।